हिंदी और अंग्रेजी के सेंटेंसेस में अंतर क्या है, ये बात समझा रहा हूं। ठीक है, तो अंग्रेजी का जो सेंटेंस बनता है उसका ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर यानी क्रम, प्रक्रिया, जिसको हम प्रोसेस कह सकते हैं। इसका प्रोसेस ये कहता है कि पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब यानी क्रिया लिखनी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखना है, फिर उसके बाद अदर्स यानी अन्य चीजों को ऐड करना है। और हिंदी का जो प्रोसीजर है वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको हिंदी से अंग्रेजी बनानी है। तो जब आपको हिंदी से अंग्रेजी में बनानी है तो हिंदी को भी समझना पड़ेगा, यानी अब आपको एक ही भाषा नहीं समझनी है, दोनों भाषाओं को समझनी पड़ेगी, तब ना एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करेंगे। तो हिंदी में क्या है, अब उसका प्रोसीजर देखो। तो हिंदी में जैसे मैंने यहां एक सेंटेंस लिखा कि मैं अपने भाई के साथ बाजार जाता हूं, इसमें क्या है कि इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी वर्ब है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, इसमें भी अदर्स हैं, लेकिन सबके प्लेस अलग अलग जगह पे हैं। अंग्रेजी का प्लेस, अंग्रेजी में अलग प्लेस है और हिंदी में अलग प्लेस है। जैसे यहां देखो, मैं क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, अपने भाई के साथ ये अदर्स में आएगा, जाता हूं ये क्रिया है, और बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, कहां से प्रश्न पूछने पर मिलेगा, फिर वही बात हो गई ना। तो यही तो समझना है, जो गलती हो रही है वो क्या हो रही है, यही हो रही है कि हमको समझना है कौन सा शब्द सब्जेक्ट है और कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट है, तब तो हम उसको सही जगह पर रखेंगे। बाजार भी अदर वर्ड्स में आएगा, यानी अदर्स में अपने भाई के साथ ये भी अदर वर्ड्स है और बाजार ये भी अदर वर्ड्स है, ये अदर्स में आ गया। इसीलिए बाजार को भी पहले या अपने भाई के साथ बाद में, या अपने भाई के साथ पहले और बाजार बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अदर्स में जो होता है उसमें फ्रेज भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, तो उसको आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन हमारा मुख्य प्रोसेस जो है वो ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट में कोई इधर उधर नहीं हो सकता। अदर्स में आने पर तो कई शब्द होंगे तो उनको हम सेट कर लेंगे, सेंस के आधार पर देखेंगे कि कौन आगे कौन सा पीछे लगाया जा सकता है। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट को पहले लिखना है तो यही लिखना है, और उसके बाद वर्ब लिखना है तो यही लिखना है, इसका प्लेस नहीं बदलेगा। वही बात अब हिंदी में, और जब हिंदी की बात करोगे तो हिंदी में क्या है, तो ये सब्जेक्ट पहले है, लेकिन गलती क्या करोगे कि तुम मान बैठे हो कि सब्जेक्ट कहां रहता है पहले, जबकि वो पहले कहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि सब्जेक्ट का प्लेस हिंदी में कहीं भी हो सकता है। बोलने के, सेंटेंस निर्माण के आधार पर उसकी प्लेस कहीं हो सकती है। जैसे इसी को मैंने बदल के लिखा यहां पर, देखिए कि अपने भाई के साथ मैं बाजार जाता हूं। अब आप सोचेंगे कि सब्जेक्ट ये है, क्योंकि यहीं तो रहता है सब्जेक्ट, तो ये कॉन्सेप्ट आप अपना बदल दीजिए कि सब्जेक्ट यहां नहीं रहता, सब्जेक्ट मिलता है। कैसे, कौन से प्रश्न पूछने पर। पॉइंट इज दिस, जो आपको समझना है वो ये है कि सब्जेक्ट हमको ढूंढने पर मिलेगा। कैसे ढूंढेंगे, कौन से प्रश्न पूछिए तो जो सब आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा, कौन या किसने, कौन या किसने। और एक चीज जानो, हिंदी में आप पढ़ते होंगे कि कर्ता ने, कर्म को एक सामान्य सी पहचान, सिंबल बता रहा हूं कि जिस शब्द के साथ ने जुड़ जाए तो समझ जाना कि वो सब्जेक्ट ही है, को जुड़ जाए तो वो ऑब्जेक्ट है। अब ये हमेशा लागू नहीं होगा, क्योंकि भाई कौन से प्रश्न पूछो, मैं, तो यहां कहां लिखा है ने, अब इसको करना पड़ेगा मैंने, तो वो जो है सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन ये बात जानिए कि कौन से प्रश्न पूछने पर सब्जेक्ट ही मिलेगा, कौन या किसने से प्रश्न पूछेंगे तो क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें पूछो कौन बाजार जाता है, तो इसका मतलब मैं बाजार जाता हूं, तो इसका सब्जेक्ट यही है, चाहे यह यहां था या यहां था। ये हिंदी के सेंटेंस में चाहे जहां होगा, सब्जेक्ट मेरा वही होगा जो कौन या किसने से प्रश्न पूछने पर मिलेगा। ये बात क्लियर। दूसरी बात, अब अंग्रेजी बनाते समय दूसरी बात क्या ध्यान देनी है, वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया को कैसे ढूंढते हैं, भाई क्रिया को भी तो ढूंढना है। तो जो भी सब्जेक्ट है उसके द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जाता है। किसी भी सेंटेंस की बात करो तो जब भी किसी सेंटेंस की बात होगी, चाहे वो हिंदी या अंग्रेजी, तो वो सब्जेक्ट जो होता है उसके द्वारा कुछ किया या कुछ कहा जा रहा होता है। यदि कुछ कहा या किया जा रहा है तो वही उसका वर्ब होता है।
सबसे पहली पहचान क्या कि सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ कहा या किया जा रहा है वो क्या है, वही वर्ब है। इसीलिए वर्ब डोनेट्स एक्शन, क्रिया क्या दिखाता है, कार्य। ठीक है, तो उसको हम इस आधार पर ढूंढेंगे। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। दूसरा, वर्ब को कैसे पहचाने, तो वर्ब को पहचानने के लिए कुछ इंडिकेशंस हैं। जैसे आप टेंस पढ़ रहे होते हैं तो प्रत्येक टेंस की कोई ना कोई निश्चित पहचान आपको बताई जाती है। हालांकि ये भी फैक्ट नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कि वाक्य लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, उसका ट्रांसलेशन कंटिन्यूअस में लिखा होगा, उसका ट्रांसलेशन इंडेफिनिट में बनता है। बात समझ आ रही ना, ये बदल जाता है। लेकिन एक इंडिकेशन ये भी आपको दिमाग में रखना है कि यदि कोई सेंटेंस जो है सामने है, उसके साथ कोई टेंस की पहचान जिस शब्द के साथ जुड़ी होती है वह उस वाक्य का वर्ब होता है, क्रिया होती है। ठीक है, तो कार्य ढूंढ लो कि सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो क्या होगा, वर्ब होगा। तो इसका मतलब मैं के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, जाने का। दूसरी वर्ब की पहचान बताऊं कि वर्ब जितने होते हैं उनसे सबसे ना, ने, नी की ध्वनि निकलती है। जाना, खाना, पीना, सोना, बैठना, पढ़ना, टहलना, कहना, सुनाना, जितनी क्रियाएं निकलेंगी सब में ना की ध्वनि आती है। और अंग्रेजी में ये जो क्रियाएं ना, ने, नी की ध्वनि देती हैं वो क्या बनती हैं, इन्फिनिटिव या जिरंड बनती हैं। पढ़ा था ना, जो जिन क्रियाओं से ना, ने, नी की ध्वनि निकलती है वो क्रियाएं अंग्रेजी में इन्फिनिटिव या जिरंड बनती हैं। इन्फिनिटिव यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से, और जिरंड यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है। बात समझ में आ रही है। खैर वहां की बात अभी उधर करेंगे, यहां वर्ब पहचान की हो रही है। तो वर्ब हमने पहचाना कि जाना यहां क्रिया है, और जाना जो है वो वर्ब के रूप में है। लेकिन अब जब सेंटेंस की बात करो, अंग्रेजी का जब वाक्य बना रहे हैं तो जब भी वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे ग्रामर में। इसीलिए अब सारा खेल किसके साथ होना है, चाहे वो टेंस पढ़ोगे, चाहे वो सेंटेंस पढ़ोगे, चाहे वो एक वॉयस पढ़ोगे, चाहे वो नरेशन आप पढ़ेंगे, चाहे वो क्लास पढ़ेंगे, ग्रामर की जितनी क्रियाएं अब आप करेंगे वो सब कहां प्रभावित होगा, किससे, वर्ब से। अब इसी को पकड़ लेना है कि वर्ब क्या होते हैं और इन वर्ब को कैसे प्रयोग करना है। तो इसके बारे में भी डिटेल, खैर वीडियोस इसमें हमारी पड़ी हुई है वर्ब पर, लेकिन फिर मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, अभी आपको समझाऊंगा इसको। तो वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट, सीमित क्रियाएं और असीमित क्रियाएं। यहां जिस क्रिया की बात हो रही है इसको सीमित क्रिया कहते हैं। सीमित क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती हैं। तो ये जो क्रिया होती है ये टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती है। इसीलिए जब सेंटेंस की बात होती है तो क्रिया को दो रूप में देखो, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, केवल इसी दो रूप में देखो। अब ऐसा नहीं है कि क्रियाएं दो होती हैं, अब आप कह देंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्रियाएं दो होती हैं, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। लेकिन जब सेंटेंस फॉर्मेशन की बात होती है तो जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो सेंटेंस बनाते समय दो रूप में प्रयोग होंगे, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा। इसीलिए जब आप टेंस का चार्ट देखेंगे तो टेंस चार्ट में प्रत्येक टेंस में कोई नहीं बदलता, केवल ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रत्येक टेंस में बदल जाते हैं। पूरा टेंस एक ही लाइन में क्लियर कि हमें बदलना, टेंस बदलना है तो किसको बदलना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बदलना है। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के अनुसार बदलता रहता है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। हर टेंस में कौन सी टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब प्रयोग किया जाता है ये आपको याद रहेगा, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। यानी मुख्य पॉइंट अब समझने वाली क्या है, यही है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो टेंस 12 होते हैं, 12 टेंस के आप पूरे जो है फॉर्मेट तैयार रखेंगे, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कैसे मिल गया। अब मैं बदल रहा हूं पॉइंट, यानी आप जानते हैं ट्रांसलेशन बनाना, लेकिन ट्रांसलेशन बनाने से पहले अब क्या क्या करना है वो मैं बता रहा हूं, उस तरीके पे आपको चलना पड़ेगा, तो कभी गलती नहीं होगी। पहली पॉइंट कि सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए कौन या किसने से प्रश्न पूछो, सब वो कहीं भी हो सकता है,
वो वाक्य में कहीं भी हो सकता है। और दूसरा हमको वर्ब को तलाशना है, और वर्ब का प्रयोग करते समय हमें टेंस जानना है। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें वर्ब फर्स्ट लगाया जाएगा। टेंस जो होगा उसके अनुसार वर्ब लगाएंगे। अगली स्थिति हमको लेनी है ऑब्जेक्ट की, ध्यान दो, क्योंकि यह भी प्लेस इंपॉर्टेंट है। यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट आया है, हो सकता है, क्योंकि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी ऑब्जेक्ट आया है तो वो यही रहेगा, इसका प्लेस नहीं बदल सकते आप। नहीं आया है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, तब उसके बाद अदर्स दूसरी चीजों को लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढें? तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें व्हाट या हुम, क्या या किसको से प्रश्न पूछना पड़ेगा। यानी ऑब्जेक्ट ढूंढने के, जैसे सब्जेक्ट के लिए कौन या किसने से प्रश्न पूछते हैं, तो उसी तरह ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए क्या या किसको से प्रश्न पूछते हैं। क्या या किसको से प्रश्न पूछते हैं, व्हाट या हुम से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। अब इससे जो आंसर मिलेगा वही हमारा फैक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यदि नहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसा कि गलती किया कि वह स्कूल जाता है, में ऑब्जेक्ट स्कूल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो कई तरह से पूछे जाते हैं। कहां जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है, यह भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या और किसको से यदि मिला आंसर तभी ऑब्जेक्ट होगा। कहां, कैसे, क्यों, कितना इत्यादि यदि क्वेश्चन वर्ड से कोई आंसर मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, यह भी ध्यान देना है। तो जैसे इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं स्कूल जाता हूं, मैं अपने भाई के साथ बाजार जाता हूं, तो मुझे सब्जेक्ट लेना होगा। जैसे मैं इस ट्रांसलेशन को बनाऊं तो ये होगा आई गो। अब उसके बाद गो, वैसे भी गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रियाएं। क्रियाएं जो है वो चार प्रकार की, जो सीमित क्रियाएं होती हैं वो चार प्रकार की होती हैं। वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, और होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलियरी। यहां मैं बात कर रहा हूं ऑब्जेक्ट वाले वर्ब की, तो जिन क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट रहता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रियाएं। और इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रियाएं। इसकी अभी डिटेल जो है चीजें बताई जाएंगी। अभी यहां मैं समझा रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, गो के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए गो कौन सी क्रिया कही जाएगी? इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया है। इसका मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना है। तो ये हो गया आई गो, कहां जाता हूं? टू मार्केट। अब बचा क्या? अपने भाई के साथ, तो विथ माई ब्रदर। अब ये माई का प्रयोग, अपने के लिए माई का प्रयोग क्यों किया गया है, इसके लिए भी अलग से मैंने बहुत बताया है। सब्जेक्ट के अनुसार यहां अपने की अंग्रेजी चलती है। सब्जेक्ट आई है तो माई, सब्जेक्ट ही है तो, सब्जेक्ट सी है तो, सब्जेक्ट यू है तो योर, और सब्जेक्ट वी है तो आवर। पॉसेसिव केस न बनानी है, ये आपको याद रखना चाहिए। सब्जेक्ट यदि प्लूरल नंबर का कोई नाउन है तब, जैसे लड़के, तब क्या लगाएंगे अपने की अंग्रेजी? लड़के, लड़कियां, इनके लिए अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? देयर। दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर। तो बहुवचन के जितने भी नाउन आएंगे प्लूरल नंबर के नाउन के साथ अपने की अंग्रेजी देयर का प्रयोग होगी। सिंगुलर नंबर का कोई पुरुष होगा, जैसे कोई लड़का, कोई एक लड़की की बात हो रही है तो लड़का की तो हिज, लड़की की तो हर। सिंगुलर नंबर में एक वचन के पुरुष के लिए हिज और एक वचन के स्त्री के लिए हर, और बहुवचन में चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो सबके लिए देयर का प्रयोग किया जाएगा, THEIR। ये बातें अभी ये सब कॉमन चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, तभी आपका ट्रांसलेशन सही हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई गो टू मार्केट विथ माई ब्रदर। ये इसका भी होगा और इसका भी होगा, क्योंकि ये क्या है? एक दोनों का मतलब सेम है, केवल लिखने का तरीका बदल दिया गया है। इसलिए पॉइंट सबसे पहले, यदि हम सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद अदर्स लेंगे।
सबका प्रोसीजर सारे टेंस में समान चलता है, केवल बदल जाती है उसकी क्रिया टेंस के अनुसार, और उस क्रिया में हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आपका 12 टेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये काम है आपका कि 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कल लिख कर आएंगे आप, यही होमवर्क। हाँ, तो नहीं बनेगा। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस किसका बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब का। पैसिव वॉइस किसका बनता है? सेंटेंस का नहीं बनता। दिमाग से निकालो। कोई कहे कि किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है, तो सेंटेंस का नहीं बनता, वर्ब का बनता है। अभी मैंने इसके ऊपर कहा कि सारा खेल किसका? वर्ब इज अ किंग ऑफ सेंटेंस। किसी भी वाक्य का राजा होता है कौन? वर्ब। वर्ब को हटा दो, वो वाक्य खत्म। जैसे कभी शतरंज की खेल देखा है? शतरंज की खेल में जो राजा होता है उसी को बचाने का प्रयास करिए। सारे सैनिक और सिपाही और उनके जो हैं सब रखे रहें और डायरेक्ट राजा पर अटैक कर दो, खेल खत्म। किंग को मार दिया, खेल खत्म। क्योंकि सारी खेल वहीं पर है, इसीलिए उस खेल में किसको बचाया जाता है? जब राजा मार दिया गया तो खेल खत्म हो जाती है। वैसे ही किसी भी सेंटेंस में से वर्ब को निकाल दो तो वो सेंटेंस खत्म, और वर्ब को बदल दो, सेंटेंस बदल गया। तो सारा खेल तो यहीं से होना है। पैसिव वॉइस भी इसी का बनता है, इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है और इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब ये बात जब याद रहेगी तो आप गलती नहीं करेंगे। अभी तो आप क्या करते हैं? सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब सेंटेंस का नहीं, किसका बनाएंगे? वर्ब का। और वर्ब कितने? अब समझना है, पैसिव वॉइस में वर्ब को दो तरह से, कि सकर्मक यानी वो ऑब्जेक्ट दिया है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे।